दोस्तों स्वागत है आप एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज जो हम यहाँ पे बातचीत करेंगे वो प्रगतिवाद पर देखेंगे। दोस्तों प्रगतिवाद पर ये आज हमारा जो मॉक टेस्ट होने वाला है दोस्तों, ये टेस्ट होगा हमारा आज का 13वां दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हमने 12 देख लिए और 12 टेस्ट जो थे दोस्तों, हमने उनमें आदिकाल से लेकर छायावाद तक, छायावाद के समानांतर जो काव्य धाराएं चली थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा हालावाद हो गया, आपका मानसलवाद हो गया, तो इन पे भी हमने एक मॉक टेस्ट पहले बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो जो सारी की सारी हैं चैनल पे उपलब्ध हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी हैं तो आदिकाल से आप मॉक टेस्टों को लगाइए और खुद का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों इस सीरीज का नाम ही स्व मूल्यांकन सीरीज है। खुद का मूल्यांकन कीजिए और अपना मूल्यांकन करने के बाद कुछ एक प्रश्न यहाँ पे मैं भी देता हूँ जो आपके होमवर्क के होते हैं, उनको भी सर्च कीजिए और यहाँ पे खुद का मूल्यांकन करते रहिए। दोस्तों चैनल पे जरूर विजिट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि अंदर चैनल में बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण वीडियोज़ होंगी जो आपके काम की होगी, आपको मिल जाएंगी। दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। और गुरु दक्षिणा के स्वरूप आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है। दोस्तों आपने प्रयोगवाद के संबंध में बहुत पढ़ा होगा कि प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, नई कविता के लिखित रूप से कौन है, और लिखित के अलावा दोस्तों मौखिक रूप से, ठीक है, यानी कि मौखिक रूप की बात की जाए तो लिखित रूप से पहले अगर हम नई कविता की बात करें तो आगे जी ने नई कविता के संबंध में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कह दिया था, ठीक है, कि नई कविता शुरुआत हो गई है। नई कविता के नाम दे दिया उस काव्य धारा को 1953 के बाद की जो कविता थी, ठीक है। तो मौखिक रूप से अलग है और लिखित रूप से अलग है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगतिवाद के संबंध में आपने मुझे लगता है कि बहुत कम देखा होगा या सुना होगा, ठीक है। तो प्रगतिवाद के जो प्रगतिवाद शब्द है इसके प्रथम प्रयोक्ता विकल्प रखता हूँ नंदुलारी वाजपेयी, मुक्तिबोध रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नकेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज 2-3 प्रश्नों को आपको बता के जा रहा हूँ। तो प्रगतिवाद शब्द के जो प्रथम प्रयोक्ता थे दोस्तों, ये थे आपके मुक्तिबोध जी, ठीक है। प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे मुक्तिबोध दोस्तों, ठीक है। और आगे मैं बात करूं दोस्तों तो प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद जब शुरुआत होती है तो प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नंदुलारे वाजपेयी हो गए, ठीक है। छायावाद के शब्द के जो प्रयोक्ता थे वो हमने पहले भी देख लिया कि प्रथम प्रयोक्ता जो वो मुकुटधर पांडे थे, ठीक है। उसके बाद सुशील शर्मा ने भी एक निबंधों की सीरीज चलाई थी उन्होंने, ठीक है। उनकी एक सीरीज निबंधों की सीरीज आई थी एक, जिसमें पंत जी भी थे, ठीक है। उन्होंने भी एक निबंध उनका भी छपा था उसमें, ठीक है। तो पहले जो छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे वो हो गए आपके मुकुटधर पांडे, ठीक है। उसके बाद प्रगतिवाद का हमने मुक्तिबोध जी को देख लिया और प्रयोगवाद को हमने देख लिया नंदुलारे वाजपेयी के रूप में, ठीक है। इन्होंने नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद नाम का पहला प्रयोग किया। एक प्रश्न आपको मैं यहाँ पे देता हूँ, कल हम प्रयोगवाद ही देखेंगे, परंतु इससे पहले आपको एक प्रश्न ये है दोस्तों मेरा कि प्रयोगवाद जो था, ये जो काव्यधारा थी, इसके सबसे बड़े विरोधी कौन माने जाते हैं, ठीक है, इसका आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और नई कविता के संबंध में बातचीत करूं दोस्तों तो नई कविता शब्द के जो प्रथम प्रयोक्ता थे, अगर मौखिक रूप से बात की जाए तो आगे जी थे, ठीक है, और लिखित रूप से बात की जाए तो कौन थे, जगदीश गुप्त, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है दोस्तों, इनमें से विकल्प रखता हूँ 1936 से 43, 1920 से 36, 1950 से 60, ठीक है। और चौथा विकल्प भी आपको देता हूँ 1900 से 1918, ठीक है। तो विकल्प आपका पहला ही सही जाएगा 1936 से 1943। अगला देख लीजिए, इनमें से प्रगतिवादी कवि नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक प्रगतिवादी कवि इनमें से नहीं होगा, वो आपको बताना है। नागार्जुन जी, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो अंतिम ही विकल्प सही हो जाएगा हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र जी नहीं है क्योंकि ये प्रयोगवादी हैं। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ नहीं है, कब हुई थी, कहाँ का भी प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो कब हुई थी, 1935, 36, 37 या 38 में, ठीक है। ये 4 विकल्प मैंने आपको दे दिए। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है दोस्तों, ये होती है दोस्तों 1936 में, ठीक है, भारत की अगर बात की जाए तो, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या बनता है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, ठीक है, लंदन में, न्यूयॉर्क, लखनऊ या दिल्ली में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना थी दोस्तों लखनऊ में हुई थी 1936 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी इसकी अध्यक्षता पहली बार, ठीक है। अगला देखिए, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उक्त पंक्तियां किसकी दोस्तों, ये जो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो किसकी हैं ये प्रश्न बन सकता है। विकल्प रखता हूँ नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन और केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये किसी की भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अंतिम विकल्प यहाँ पे मैं और आपको दे दूं तो दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, किनकी है, दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं। अगला देखिए, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। बहुत महत्वपूर्ण और आसान भी मुझे लगता है ये। नागार्जुन जी, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और दिनकर जी। ठीक है, तो नागार्जुन जी लिखते थे यात्री नाम से मैथिली में। अगला देखिए, इनमें से मार्क्सवादी, ठीक है, या मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि नहीं है। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है, या मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन सा नहीं है दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी नहीं है मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाले। ठीक है, जो संपूर्ण प्रगतिवादी साहित्य दोस्तों ये मार्क्सवाद से प्रभावित है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, मार्क्सवाद के संबंध में भी एक आध वीडियो दोस्तों मेरी आएगी। ठीक है, पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अभी पीपीटी उस पर बन रही है, मार्क्सवाद पर पीपीटी बना रहा हूँ मैं दोस्तों, जो कि आपके नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पीजीटी हिंदी के बहुत सारे सिलेबसों में ये लगा हुआ है। मार्क्सवाद आपका मनोविश्लेषणवाद है। ठीक है, इस तरह के जो बाद लगे हुए हैं उन पे भी पीपीटी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, रिसर्च करने के बाद बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध करवाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोई भी जानकारी दोस्तों आधी अधूरी मैं देने की कोशिश नहीं करता हूँ और देता भी नहीं हूँ आधी अधूरी जानकारी, क्योंकि मेरा एक सबसे बड़ा आप उसको खासियत भी कह सकते हैं कि संपूर्ण जानकारी ही मैं आपको देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो है मुझे ठीक नहीं लगती कि आधी अधूरी जानकारी आपको दी जाए। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन या सिद्धांत से दोस्तों, ये भी प्रश्न बन जाता है। अद्वैतवाद से है, द्वैतवाद से, मार्क्सवाद से या विशिष्टाद्वैतवाद से। तो दोस्तों मार्क्सवाद से ये प्रभावित है या संबंध है इसका। अगला देखिए, प्रेत अभियान कविता किसकी है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण कविता, अगर आपने नहीं पढ़ी हो ये कविता तो एक बार पढ़िएगा दोस्तों इसको। ठीक है, व्यंग्यात्मक कविता है ये। ठीक है, इसको मैं व्यंग्य पर कविता की श्रेणी में रखूंगा। ठीक है, तो प्रेत का बयान नेट में जाके देखिए, ये नागार्जुन जी की बहुत महत्वपूर्ण कविता है। ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियों को आप देखेंगे इस कविता में तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से उघाड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, एक प्रेत की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यमराज के पास वो क्या बोलता है, क्या करता है, ये सब चीज़ें आपको उस कविता में देखने को मिलेगी। और वो जो कविता है आप मान के चलिए कि तत्कालीन परिस्थितियों का आईना था वो। ठीक है, तो पढ़ना चाहिए, नागार्जुन जी की ये कविता है। अगला देखिए, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। पंक्तियाँ किसकी, इस तरह की पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं दोस्तों। ये पंक्तियाँ जो हैं किन की है दोस्तों, ये जो पंक्ति है दोस्तों बेसिकली अगर बात की जाए तो रानी एलिजाबेथ, ठीक है, जब इंडिया आ रही थी तत्कालीन समय में देश तो गुलाम था, आपको पता ही है। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो जो अंग्रेजों का शासन था दोस्तों, ठीक है, तो एलिजाबेथ जो रानी थी वो आ रही थी भारत। ठीक है, तो रानी के संबंध में उस समय इस तरह की गाड़ी इत्यादि नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो पालकी में रानी को उठाना था उन्होंने। ठीक है, या पालकी में उनको ले जाना था। ठीक है, तो इस तरह से ये उस पर कविता है दोस्तों, रानी एलिजाबेथ पर। ठीक है, तो ये किसकी कविता है, विकल्प हैं त्रिलोचन, धूमिल या नागार्जुन और दिनकर। तो नागार्जुन की कविता है, दिनकर की नहीं है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बन जाते तो ध्यान देना है आपको दोस्तों। अगला देखिए, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का उपनाम था दोस्तों। वैद्यनाथ मिश्र, त्रिलोचन, नागार्जुन, धूमिल या मुक्तिबोध। तो नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों नाम था। ठीक है, इसको वैद्य कहा जाता है दोस्तों। ये जो होता है ना दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, वैद्यनाथ है, इसको देव कहा जाता है। ठीक है, देव कहा जाता है। जैसे इसका जो स्वरूप है द यहाँ पे आधा हो जाता है। ठीक है, तो वैद्य है ये। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। तो ये नागार्जुन का दोस्तों बचपन का नाम था इनका। ठीक है, और मैथिली में ही यात्री नाम से लिखते थे। इस तरह के बन जाते हैं प्रश्न। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रगतिवाद की पहली रचना किसे माना है दोस्तों। डॉक्टर बच्चन सिंह ने युगवाणी, युगंगा, पल्लव और ग्राम्य। ठीक है, अंतिम विकल्प ग्राम्य रखता हूं मैं। ठीक है, तो अंतिम ही विकल्प सही है ग्राम्य ये दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, रामेश्वर करुणकृत करुण ससई को किस विद्वान ने प्रगतिवाद की पहली रचना माना है दोस्तों। ठीक है, प्रगतिवाद की पहली रचना के संबंध में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। तो रामेश्वर करुणकृत करुण सतसई। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना था। अगला देखिए, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है दोस्तों। ये काव्य संग्रह जो नागार्जुन जी का नहीं है वो आपने बताना है। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली और हे मेरी तुम। ठीक है, तो हे मेरी तुम नहीं है इनका, वाक्य इनके ही।
इनमें से किसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है दोस्तों? प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। नागार्जुन जी की काव्य संग्रह है तो किसका सही नहीं है आपको बताना था। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, 53, 62, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 80, तुमने कहा था 1982, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे असुमेलित है, प्रकाशन वर्ष गलत था, तो ये था दोस्तों तुमने कहा था 1982 नहीं 80 है ये। अगला देखिए, इनमें से किसको आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक युग का कबीर किसको कहा जाता है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री या दिनकर, ठीक है। तो आधुनिक युग का कबीर जो है दोस्तों नागार्जुन जी को कहा जाता है। किसने कहा और क्यों कहा, आगे प्रश्न बने नहीं तो अभी बता देता। आगे देखिए, नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर किसने कहा था दोस्तों? प्रश्न बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन को किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। तो नामवर सिंह ने कहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो क्यों कहा था इसके संबंध में आपको बता दूं दोस्तों, नागार्जुन जी जो हैं ये कबीर के समान व्यंग्य करते थे, ठीक है। कबीर के समान व्यंग्य करने के कारण इनको आधुनिक युग का कबीर कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने, ठीक है। तो इसीलिए कबीर कहा जाता है आधुनिक युग का कबीर। प्रश्न बहुत बार बना है परीक्षा में। इनमें से किस कृति पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था या हुआ है? भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाछ, पुरानी जुतियां का कोरस, हजार हजार बाहों बाली, ठीक है। पत्रहीन नग्नगाछ के लिए इनको दोस्तों क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जो पत्रहीन नग्नगाछ जो इनकी कृति है, ठीक है, काव्य संग्रह है, और ये मैथिली में रचित है दोस्तों। साहित्यकारों पुरस्कारों से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी देव पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक इत्यादि पर एक वीडियो थी दोस्तों, और पीपीटी बना के मैंने आपको पढ़ाया था। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है वो। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है दोस्तों तो उसको देख लीजिएगा। और क्लास थोड़ी लंबी है परंतु वहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। किन किन को प्राप्त हुआ है, कब कब प्राप्त हुआ है, वो सब जानकारी है दोस्तों 2023 तक की, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा आपको। तो पत्रहीन नग्नगाछ दोस्तों मैथिली काव्य संग्रह था नागार्जुन जी का, ठीक है। मैंने आपको एक बात और कही थी कि जो संविधान में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दी जाता है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं संकलित हैं दोस्तों, उनको तो दिया जाता ही है। मतलब हर साल दोस्तों एक भाषा के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है, एक साहित्य को चुना जाता है, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति होती है उसको चुना जाता है, ठीक है। पिछले 5 या 10 वर्षों में प्रकाशित कोई कृति को, ठीक है। तो वो संविधान की 22 भाषाओं के साथ साथ दोस्तों 2 अन्य भाषाएं भी हैं जो जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, राजस्थानी और अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको। वहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियो बनी है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, क्विक रिवीजन करके उसका नाम है प्लेलिस्ट का, आप देख लीजिएगा। किस कवि का उपनाम बालेंदु भी है दोस्तों, ठीक है। बालेंदु किस कवि का उपनाम था? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, ठीक है। तो दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल जी का जो बचपन का नाम है, उपनाम था, वो बालेंदु भी था। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना नहीं है आपने मुझे बताना है। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, तालाब की मछलियां और पंख और पतवार, ठीक है। तो तालाब की मछलियां नहीं है क्योंकि नागार्जुन जी का, बाकी इनकी है। प्रश्न इस तरह से बनेंगे। अगला देखिए, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी है दोस्तों? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा देने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं, ठीक है। ध्यान देना है आपको। किसको अवध का किसान कवि कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, अवध का किसान कवि किसको कहा गया है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या दिनकर, ठीक है। तो त्रिलोचन शास्त्री जी को कहा गया है दोस्तों। त्रिलोचन शास्त्री को अवध का किसान कवि किसने कहा दिया भाई साहब? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने इसलिए प्रश्न रखे हैं दोस्तों इस तरह के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप सिर्फ रट के ना जाए, आपको आधा अधूरा ज्ञान ना हो, ठीक है। नामवर सिंह ने, मुक्ति बोध जी ने, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक है। तो मुक्ति बोध जी ने। अगला देखिए, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहनी, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन या मुक्तिबोध, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं दोस्तों। अगला देखिए, हिंदी में सोनेट किसने लिखी है दोस्तों? सोनेट एक छंद था दोस्तों, ठीक है, एक छंद है, ठीक है। पाश्चात्य साहित्य का दोस्तों ये छंद है सोनेट, ठीक है। तो हिंदी में किसने लिखे दोस्तों सबसे ज़्यादा, या शुरुआत किसने की?
त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन। और दोस्तों सोनेट से संबंधित बहुत बार प्रश्न बना है परीक्षा में, इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। तो त्रिलोचन शास्त्री दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से नागार्जुन की कविता नहीं है दोस्तों। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, कालिदास है, ये दंद्रुत मुस्कान है, ठीक है। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, पाषाणी, ठीक है। बादल को घिरते देखा है, कालिदास और ये दंद्रुत मुस्कान है, इनकी ही कविता है। हम पंछी उन्मुक्त, सॉरी दोस्तों मैंने गलत आपको ऊपर बता दिया, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, ये कविता इनकी नहीं है। पाषाणी भी इनकी कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये इनकी कविता नहीं, ना किसकी है ये, शिव मंगल सिंह सुमन की है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, ठीक है, इस तरह की कविता है। सॉरी मैंने ऊपर गलत बता दिया थोड़ा सा। इनमें से शिव मंगल सिंह सुमन की रचना नहीं है दोस्तों। हिलोल, जीवन के गान, युगकमोल, उसके बाद मिट्टी की बारात और दिगंत, ठीक है। तो दिगंत नहीं है, ये तो त्रिलोचन जी की रचना है। अगला देखिए, त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, ठीक है। वासुदेव मावलंकर, वासुदेव सिंह, वासुदेव शरणागत, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वासुदेव सिंह इनका वास्तविक नाम था दोस्तों त्रिलोचन जी का। अगला देखिए, त्रिलोचन शास्त्री की कौन सी रचना अवधि भाषा में रचित है दोस्तों। अवधि भाषा में कौन सी रचना इनकी रचित है, धरती, दिगंत, उस जनपद का कवि हूँ, अमोला, ठीक है। तो दोस्तों ये अमोला जो रचना है इनकी, ये जो है दोस्तों अवधि में रचित है, और ये 2700 बरबे छंद है इसमें, ठीक है। कितने, 2700 बरबे छंदों में रचित है ये। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है दोस्तों। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली और शब्द, तो शब्द नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना त्रिलोचन शास्त्री की नहीं है। गुलाब और बुलबुल, अर्घान, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, अन कहीं भी कुछ कहानी है, बाणी की व्यथा, ठीक है। प्रश्न संख्या कितनी है दोस्तों, 32। इसका मैं आप पे छोड़ता हूँ दोस्तों, इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। ये 2-3 प्रश्न मैं आपको कहानी उसके सॉरी होमवर्क के रूप में दूंगा, ये आप मुझे बताएंगे। अगला देखिए, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ श्रविका, पंक्ति किसकी है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन जी, रांगे राघव और दिनकर जी, ठीक है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ श्रविका, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रांगे राघव और दिनकर। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये नागार्जुन जी की हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है इसके संबंध में, प्रश्न बन जाते हैं। इनमें से दिनकर की रचना नहीं है, दिनकर की रचना है, इनकी रचनाएं हैं सॉरी, ठीक है। दिनकर की रचनाएं इनमें से कौन सी हैं, हरेणु का हुंकार, हारे को हरिनाम, हारे के हरिनाम, ठीक है, धरती, तो इनकी सबकी सभी रचनाएं इनकी हैं दोस्तों। अगला देखिए, स्वानों को मिलता दूध दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ठीक है। ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, दिनकर और त्रिलोचन शास्त्री। तो दोस्तों इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है। आधुनिक व्यवस्था पर ये दोस्तों व्यंग्य करती पंक्तियां हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्वानों को मिलता है दूध वस्त्र इस जमाने में, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों। इनमें से गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं हैं दोस्तों, उमंग, पंछी, रागिनी, इनमें सभी हैं यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं हैं ये सभी रचनाएं इनकी ही हैं। अगला देखिए, इनमें से रामविलास शर्मा की एकमात्र काव्य रचना जो प्रगतिवाद से प्रभावित है, ठीक है। शब्द, दिगंत, रूप रंग और मधुलिका, ठीक है। तो दोस्तों रामविलास शर्मा की एकमात्र काव्य रचना है जो प्रगतिवाद से प्रभावित है, और ये रचना है दोस्तों रूप रंग। अगला देखिए, इनमें से नागार्जुन के उपन्यास है दोस्तों, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, ठीक है, या इनमें सभी हैं, ठीक है। तो इनमें सभी जो उपन्यास है दोस्तों कि नागार्जुन की हैं दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से नागार्जुन की दीर्घ कविता है दोस्तों, दीर्घ कविता कौन सी है नागार्जुन जी की, प्रश्न बन जाता है। हरिजन गाथा, महाराणा का महत्व, प्रेमथु और तुलसीदास दोस्तों, ठीक है। तो हरिजन गाथा दोस्तों नागार्जुन जी की लंबी कविता या दीर्घ कविता है। महाराणा का महत्व दोस्तों जयशंकर प्रसाद की दीर्घ कविता है। प्रेमथु दोस्तों ये जो कविता है दीर्घ कविता, ये धर्मवीर भारती के। तुलसीदास दोस्तों लंबी कविता है, दीर्घ कविता की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ये भी सॉरी ये जो है ये दिनकर नहीं, निराला जी की है, ठीक है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उसके पास। ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो सबको ही पता है कि नागार्जुन जी की है।
परंतु ये किस कविता की पंक्तियां हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। बादल को घिरते देखा है अकाल, और उसके बाद है सिंदूर तिलंकित भाल, या तुम्हारी दंदुरित मुस्कान। ठीक है, तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी को दिया सोई उसके पास। अकाल और उसके बाद की परिस्थितियों का वर्णन इस कविता में आया है। छोटी सी कविता है, बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु अगला देखिए दोस्तों, औसत भारतीयता का कवि किसे कहा गया है दोस्तों। ठीक है, औसत भारतीयता का कवि केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन और दिनकर जी। ठीक है, तो त्रिलोचन शास्त्री जी को औसत भारतीयता का कवि कहा जाता है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये इतनी जबरदस्त पंक्तियां हैं दोस्तों कि बहुत सारे जो निराश हो जाते हैं, विद्यार्थी हो, मनुष्य हो, इंसान हो, उनके लिए ये दोस्तों एक मोटिवेशन का काम करती है। ठीक है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ठीक है, हारने से या जीतने से क्या होता है, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित यानी कि जरा सा भी, भयभीत डरा नहीं हूं मैं, अगर हार भी जाता हूं तो। ठीक है, इस तरह की पंक्तियां, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही व भी सही, यानी कि कर्तव्य पथ पर जो हमारा कर्तव्य है उसको हम जब करते हैं, उसके पथ में कोई भी अड़चने आए फिर भी हमें वो स्वीकार है। ठीक है, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा। ठीक है, किसी के आगे मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। ठीक है, आप उनका भावार्थ समझिए दोस्तों। ठीक है, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने प्राणों की अंतिम बलि तक भी डटा रहूंगा अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, आज मैं इन पंक्तियों के संबंध में थोड़ी सी आपसे बातचीत करने आया हूं और बताऊंगा आपको कि ये किसकी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन, अटल बिहारी वाजपेयी, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। ठीक है, तो किसकी पंक्तियां होनी चाहिए दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे जिन्होंने हिंदी को पढ़ा होगा ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की इनकी पंक्तियों को मानेंगे। मैंने दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत सारी प्रतिमाएं देखी हैं, उनके नीचे ये पंक्तियां जो वो खुद ही होती हैं। ठीक है, क्या हार में क्या जीत में, ये पंक्तियां किसकी कर देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। परंतु दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां नहीं हैं, आपको मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये पंक्तियां हैं दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन जी की। ठीक है, उनका एक काव्य संग्रह है जीवन के गान। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप लाइब्रेरी में जाके देखिएगा। ठीक है, इन पंक्तियों को। ठीक है, नेट में भी मुझे लगता है कि ये जो पंक्तियां हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही बारे में, क्योंकि मैंने वो काव्य संग्रह पढ़ा था, और इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि जो पंक्तियां हैं दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन की, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्न बन जाते हैं इस तरह के, और मोटिवेशन पंक्तियां तो है ही। ठीक है, तो आप इनको मोटिवेशन के तौर पे भी अपने पास रख सकते हैं। अगला देखिए, प्रवासी के गीत, द्रौपदी, अग्निशय, किसकी काव्य रचनाएं हैं दोस्तों ये, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा या त्रिलोचन शास्त्री जी। ठीक है, तो नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से मनुलाल शर्मा शील के काव्य संग्रह, प्रगतिवादी कवि रहे हैं दोस्तों मनुलाल शर्मा शील। ठीक है, अंगड़ाई, उदयपथ, एक पग, इनमें सभी हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही काव्य संग्रह है इनके हैं। अगला देखिए, इनमें से महेंद्र भटनागर की रचनाएं, दोस्तों महेंद्र भटनागर की जो काव्य रचनाएं थी, ठीक है, उनमें भी प्रगतिशील विचारधारा हमें देखने को मिल जाती, तो इनको भी हम प्रगतिवादी कवि की श्रेणी में रख लेते हैं। दोस्तों कोई भी काव्य धारा जब चलती है तो उनमें सिर्फ गिने चुने जो कवि होते हैं वही नहीं होते हैं, उसके समानांतर और भी अनेकों कवि होते हैं। ठीक है, जिनको हम नहीं देख पाते, या हमारे जो विद्वान होते हैं, आलोचक होते हैं, उनका जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, उस तरह से, और वो फिर क्या है दोस्तों, दबते दबते दब जाते हैं। ठीक है, वो अंधकार के गर्त में चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखना है। तारों के लिए अभियान, टूटती श्रृंखलाएं, या इनमें सभी, तो इनमें सभी रचनाएं महेंद्र भटनागर जी की हैं। अगला देखिए, इनमें से धरती का कवि किसे कहा गया है दोस्तों, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन या दिनकर। ठीक है, नागार्जुन मिटा दीजिए, दिनकर है यहाँ पे। तो दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल के बाद त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन और दिनकर। ठीक है, तो त्रिलोचन शास्त्री को धरती का कवि कहा गया है दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में पढ़ा के आया हूँ। अपूर्वा, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और उसके बाद आत्मगंध। ठीक है,
तो अपूर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। नागार्जुन ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा कब ले ली थी दोस्तों? ठीक है, नागार्जुन जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि हिंदी की घुमक्कड़ त्रयी में किन किन कवियों को रखा जाता है, किन साहित्यकारों को रखा जाता है, इसका भी आप मुझे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, हिंदी की घुमक्कड़ त्रयी में किन को रखा जाता है? अगर आपको नहीं पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कभी भी चुप नहीं रहना है। ठीक है, शर्म नहीं करनी है, जो चीज़ें नहीं पता हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, हिंदी की घुमक्कड़ त्रयी किन को कहा जाता है और किन कौन कौन आते हैं? ठीक है, तो नागार्जुन ने कब बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी श्रीलंका में? 35, 36, 37 या 38। ठीक है, तो 1936 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला देखिए, इनमें से नागार्जुन किस पत्रिका का संपादन करते थे दोस्तों? नागार्जुन जी किस पत्रिका का संपादन करते थे? दीपक, सुधा, प्रभा और रूपाभ। तो ठीक है दोस्तों, दीपक पत्रिका का ये संपादन करते थे। इनमें से किस कवि का जन्म वर्ष सही नहीं है दोस्तों? एक कवि ऐसे हैं जिनका जन्म वर्ष सही नहीं है। नागार्जुन 1911, दिनकर 1908, रामविलास शर्मा 1912, केदारनाथ अग्रवाल 1915। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे आगे प्रयोगवाद। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करना है आपको। ठीक है, तो अंतिम विकल्प आपका सही है, केदारनाथ अग्रवाल, क्योंकि इनका जन्म 1917 है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कोटि कोटि नमन।